बीएससी फर्स्ट ईयर की श्रृंखला के अंदर जो कोशिका हमारा एक चैप्टर चल रहा था सेल, उसके अंदर हम आज जो देखेंगे वो यूकैरियोटिक सेल देखेंगे, जो कि एक सत्य कोशिका के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। केंद्रक झिल्ली जो होती है वो सुस्पष्ट दिखाई देती है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत से कोशिकांग भी अतिरिक्त रूप से उपस्थित रहते हैं। तो समय का सदुपयोग करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक सेल, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक सत्य कोशिका है, तो सत्य कोशिका और सत्य कोशिका जो होगी तो उसके अंदर लगभग दो तरीके की चीजें आपको मिलेंगी। सेल वॉल, अगर सेल वॉल नहीं मिलेंगी तो आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। तो हम एक ब्रॉड फिनोमेना के तौर पे देखते हैं कि सेल वॉल आपको मिलती है, सेल वॉल के साथ साथ आपको प्रोटोप्लाज्म मिलता है, मतलब कोशिका भित्ति तो मिलती ही है और साथ में आपको जीव द्रव्य भी मिलेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको दिखाई देती हैं। कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति के अंदर एक मिडल लैमेला होती है, जो सबसे ऊपर वाली झिल्ली होती है डेड। उसके बाद की जो परत रहती है, मतलब जो हमें दिखाई देती है वो सबसे बाहर वाली है, तो वो है मिडल लैमेला। और उसके बाद में प्राइमरी वॉल, मतलब प्राथमिक भित्ति आती है, उसके बाद में एक द्वितीयक भित्ति आती है और फिर लास्ट में एक तृतीयक भित्ति आती है। तो आप देखिए ये चार स्टेज, मतलब चार इसकी परतें हैं, किसकी? सेल वॉल की। तो सेल वॉल की चार परतें हैं, जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती हैं उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन। और जिन कोशिकाओं के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती हैं उन्हें प्रोटोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म हमने पढ़ लिया था। प्रोटोप्लास्ट जिसे हम कहते हैं वो होती है कि सेल वॉल के बिना जो भी सेल है, जैसे एनिमल सेल्स हैं, तो उन्हें हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो पूरा प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म, ठीक है, जो कि क्या है कि कोशिका द्रव्य है, और ये है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य मतलब न्यूक्लियस यानी केंद्रक। जो प्रोटोप्लाज्म है उसको साइटोप्लाज्म में जब डिवाइड करते हैं तो साइटोप्लाज्म को फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो बाहर की तरफ रहता है, एंडोप्लाज्म जो अंदर की तरफ है, मतलब अंतः द्रव्य और बाह्य द्रव्य। इस एक्टोप्लाज्म से, ये एक्टोप्लाज्म से जो है उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, ठीक है, कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। तो एक्टोप्लाज्म से कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है, तो एक झिल्ली बन गई जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा इन नामों से जानते हैं। ठीक है, ये एक्टोप्लाज्म से निर्मित होती है। और एंडोप्लाज्म जो होता है, अंतः द्रव्य, इसके अंदर दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग के नाम से जानते हैं, और एक हाइलोप्लाज्म होता है, साइटोसोल, जो मेन कोशा द्रव्य का काम करता है। ठीक है, तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि प्रोटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म है वो एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिवाइड हुआ, और बाह्य द्रव्य जो है वो उसने कोशिका झिल्ली का निर्माण किया। इसका काम बस इतना ही है। इसके बाद अंदर वाला जो है उसमें कोशिकांग है और साइटोसोल है। अब हम आते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस जो है वो हमें क्या कहता है कि न्यूक्लियस केंद्रक, इसके अंदर एक सुस्पष्ट केंद्रक झिल्ली होगी, और उसके बाद में केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा उसके अंदर। और फिर आपको पता है केंद्रक झिल्ली के अंदर पोर्स भी होते हैं, न्यूक्लियोपोर भी पाए जाते हैं। फिर इसके अंदर एक केंद्रिका न्यूक्लियोलस भी उपस्थित होगी, जिसे हम राइबोसोम की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। और दूसरा है क्रोमेटिन मटेरियल। तो क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन का जाल, मतलब डीएनए जो होगा वो क्रोमोसोम के रूप में आएगा, तो डीएनए यानी क्रोमेटिन मतलब आनुवंशिक पदार्थ इसके अंदर उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से मोटे मोटे तौर पे हमने देखा कि एक यूकैरियोटिक सेल एक छोटे से चार्ट से हम जब इसे प्रदर्शित करते हैं तो एक बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ रखती है। अब हम आगे जो देखेंगे वो एंडोप्लाज्म के पार्ट देखेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स और जो हाइलोप्लाज्म है इनको हम किस तरह से डिवाइड करते हैं। एंडोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। आइए हम इन तीनों प्रकार को देख लेते हैं कौन कौन से हैं।
एक तो ऐसे होते हैं जिनके के ऊपर यूनिट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, मतलब कोई झिल्ली नहीं होती है, झिल्ली यूनिट मेम्ब्रेन की नहीं होती है, इकाई कला नहीं पाई जाती है, इकाई कला नहीं पाई जाती है। ये कौन कौन से हैं? एक तो राइबोसोम है, इसके अलावा एक न्यूक्लियोलस, मतलब जिसे हम केंद्रिका के नाम से जानते हैं, एक केंद्रिका है। तीसरा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या काम करता है? कोशिका विभाजन में काम आता है, तारककाय जिसे हम कहते हैं, तो एक तारककाय है, बिना डीएनए के विभाजन करता है ये, है ना। और काइनेटोसोम, काइनेटोसोम भी एक प्रक्रिया है जो कीटोन के टाइम पे बनती है। अच्छा, विद सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन, जिसमें इकाई कला उपस्थित है, इकाई कला उपस्थित है। ये कौन कौन से हैं? ये एक ही कला के हैं, सिंगल मेम्ब्रेन है। एक तो अंतः प्रद्रव्य जालिका है, इसके अलावा गोल्जी बॉडी है जिसे गोल्जी काय कहते हैं, पेरोक्सिसोम्स हैं, ये पेरोक्सिसोम्स, ठीक है। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स सूक्ष्म नलिकाएं जो इसके अंदर पाई जाती हैं, वैक्यूल्स रिक्तिकाएं, धानियां जिन्हें हम कहते हैं, स्फेरोसोम्स जैसे गोल काय, गोल गोल के, लाइसोसोम लेयन काय, आत्मघाती थैली के नाम से जानते हैं, और ग्लाइओक्सिसोम मतलब मधुकाय। ये जो होते हैं इनमें सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। विद डबल यूनिट मेम्ब्रेन, जिनके अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, दोहरी इकाई कला। ये जो दोहरी इकाई कला पाई जाती है सिर्फ 3 में पाई जाती है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जिसे लवक के नाम से जाना जाता है, और न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है। तो यहां से आपको ये क्लियर होगा कि यूकैरियोटिक सेल वेल डेवलप्ड इसलिए है क्योंकि जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखी थी, उस प्रोकैरियोटिक सेल में दोहरी झिल्ली वाले और इकाई कला में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लाइसोसोम, नहीं तो लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है जो कि झिल्ली विहीन है, तो राइबोसोम और रिक्तिकाएं उसके अंदर होती हैं, है ना, और रिक्तिकाएं इकाई कला की होती है। तो जब हम डिफरेंसेस देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि कौन से, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो यही आते हैं कि दोहरी कला युक्त जो कोशिकांग हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको सिर्फ 3 कोशिकांगों के बारे में जानना है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, जो डबल यूनिट मेम्ब्रेन से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो करेंगे आगे, वो हम करेंगे कि एंडोप्लाज्म में जो साइटोसोल है उसके अंदर क्या पाया जाता है।